Very good morning, students. Today we are going to start with chapter number 2, that is Principles of Management. I hope that you all are clear with chapter number 1. I have shared almost all the concepts with you via the YouTube link. If you have watched those videos, then it is good, and if you haven't done that yet, I request you all to please go through those videos as soon as possible. In this chapter, Principles of Management, we are going to study actually what are the principles to management. In first chapter, you have studied that management is the art of getting things done through others. किसी से भी हमने अगर काम करवाना हो, उस तरीके को, उस जरिए को मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको मैनेज करना, और जो पर्सन उसको मैनेज करता है उसको हम मैनेजर बोलते हैं. तो वैसे ही जो मैनेजमेंट करने लगा है पर्सन, अब उसके पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए उस पर्सन के पास कि उसने काम करवाना तो करवाना कैसे है. ऑल्दो इट इज़ अप टू ए पर्सन. हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मैनेजमेंट होती है, इट इज़ मोर ऑफ ए सोशल साइंस. सोशल साइंस क्यों कही थी? बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है. अब ऑल्दो ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट है हर जगह पर, मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है जैसे उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक कुछ सेट रूल्स हो हमारे पास, जो एक मैनेजर जिसके आसपास काम कर सके, और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे आपको किसी भी चीज़ को काम करने का कुछ फ्रीडम दे दिया जाता है कि हाँ आप इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, बट येस हम आपको कुछ चीज़ मैंडेट कर देते हैं कि एक फाइल बनानी है 30 पेजेस की बनानी है. ठीक है, वो मैंने आपको एक प्रिंसिपल दे दिया, एक गाइडलाइन दे दी. बाकी आपने बनानी कैसे है, कैसी नहीं बनानी, उसमें कौन से सोर्सेज यूज करने नहीं करने, वो आपकी खुद की चॉइस होती है. वैसे ही मैनेजर के पास भी कुछ प्रिंसिपल जरूर होते हैं. ये उसकी चॉइस है कि उसने उस प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के हिसाब से कैसे यूज करना है. ठीक है, अब हमारे पास आता है वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हमें जरूरत क्यों होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, ताकि हमारे पास एक एफिशिएंट कंडक्ट हो सके चीज़ों का. हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दो मैंने कंसेप्ट बताए थे, एक एफिशिएंसी करवाया था, एक इफेक्टिवनेस करवाया था. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं ये दोनों एलिमेंट्स चाहती हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ज़रूर करें. जो मैनेजर है वो ज़रूर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें, बट येस कुछ रूल्स गाइडलाइंस ज़रूर देखें किसी तरह की, ताकि उसके जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कभी गलत ना प्रूव कर सके किसी के आगे. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब जो मैं आपको गाइडलाइंस बताने लगी हूँ अभी मैनेजमेंट की, उसके कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहला फीचर ये है कि ये यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब होता है बेटा कि ये चीज़ एवरीवेयर एप्लीकेबल है. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म करवाई थी, परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली अडेप्टेबल या एक्सेप्टेबल जो चीज़ होती है. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एवरीवेयर, इफ़ आई विल से कि एक मैनेजमेंट हो रही है इंडिया में, एक हो रही है जापान में, तो दोनों में ही ये प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे. अगर किसी पर्सन ने, हम इस चैप्टर के अंदर पहले जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं. हेनरी फ्योल ने हम जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो जापान में भी इक्वली वैलिड है और इंडिया में भी वैसे ही वैलिड है, एंड लाइकवाइज इन यूएसए ऑल्सो. तो इसीलिए मैं बोलूँगी ये प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल. हाँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. इसीलिए इसका सेकंड फीचर हमारे पास बन के आ जाता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर नॉट रिजिड. हम इसको एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ कि आपको ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही करनी क्योंकि हेनरी फ्योल ने कहा था. नो, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग. हम इसको सिचुएशन के हिसाब से, हमने एक टर्म और की थी कि बिजनेस जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में सस्टेन करता है. मतलब हमारा जो बिजनेस है वो रैपिडली चेंज करता रहता है. तो ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम रिजिड रहेंगे हर चीज़ को लेके. तो दैट इज़ वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल. ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जब भी बात आ जाती है तो यही इसमें हमने स्पेसिफाई करना है कि whenever we are applying principles in any situation, obviously हम वो कैसे और कब वो प्रिंसिपल लगाना, ये पहले हम कॉज ढूंढते हैं, फिर उसका असर क्या होगा उस सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को लगाने का. दैट इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब भी फ्रेम किए गए थे, हेनरी फ्योल ने भी किए थे, तो उसने हर प्रिंसिपल के पीछे एक कॉज और उसका इफेक्ट शो किया था, एंड दैट इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
देन हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। इनका अल्टीमेट एम बेटा यही है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। वाई ह्यूमन बिहेवियर? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सक्सेस। ठीक है, अगर हम उस ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी वे में, मतलब उनसे काम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमें दिए गए हैं, तो इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट उतना हायर रहेगा। देन हमारे पास लास्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स कि ये नहीं है कि मैंने आपको बोला कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो थर्ड प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, या जो मेरा लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल आई हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। हर किसी की अपनी अपनी तरह की इंपॉर्टेंस है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा याद रखनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल एक इंजीनियर था। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स के अलावा मैं वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस थी उसकी कुछ। वो लोगों को काम करते हुए देखता था, और जब वो काम करते हुए देखता था वो बिहेवियर को एनालाइज करता था। देन वो बताता था कि ये प्रिंसिपल अगर लगने शुरू हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट या उसके जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो सकते हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स में से 7 प्रिंसिपल्स मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ। बेसिक सी बात है, ऑल्दो ये प्रिंसिपल्स याद रहते हैं बच्चों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, बट जब केस स्टडी आती है हमारे पास, तो केस स्टडी में नीचे लिखा होता है आपको स्टोरी के बाद आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो उस टाइम पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 14 प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तो ये एक करेक्ट चीज़ है, क्योंकि अगर 14 में से सिर्फ 12 ही दिमाग में आ रहे हैं और बाकी 2 दिमाग में नहीं आ रहे, तो मे बी आंसर हमारा बाकी 2 में हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी तरह कोडिंग के थ्रू, आपका जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगता है, आप एक सीरियल ऑर्डर में या जैसे भी आपको ठीक लगता है, आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। और जब भी केस स्टडी एग्जाम्स में आती है तो आपको 14 प्रिंसिपल्स का वो कोड वहाँ पे रफली कहीं पर नोट डाउन करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है जो मोस्ट सूटेबल प्रिंसिपल उस केस स्टडी को सूट करता है, वो आपने उसके आंसर में लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को बेटा डिवीजन ऑफ वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। हेनरी फ्योल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो अपना काम है वो लेबर में डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो डिवाइड तो करना ही है, बट डिवाइड वो कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द पर्सन। उन पर्सनस में क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे कोई पर्सन अगर एक्सपर्ट है कटिंग में, तो मैं उसको कटिंग में डालूंगी। अगर कोई पर्सन प्रेसिंग में एक्सपर्ट है, मैं उसको प्रेसिंग में डाल दूंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स उस पर्सन को मैं उस जॉब पे रखूंगी। ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहता है। बट इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल तभी कंप्लीट होगा अगर आप एक वर्ड यूज करोगे यहाँ पे, दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन रिपीटेडली वो काम करता रहता है तो वो लॉन्ग टर्म में स्पेशलाइज्ड बन जाता है उस चीज़ में। अब जैसे एक पर्सन को मैंने कटिंग पे लगा दिया क्योंकि उस पर्सन के पास स्किल थी उस चीज़ की, अब वो पर्सन रिपीटेडली वही कटिंग करता जा रहा है, तो 1 ईयर के बाद मैं देखूंगी वो पर्सन कटिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल हैज स्ट्रेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स। स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया है। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी? जब हम काम को डिवाइड करेंगे। काम को डिवाइड कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क का ये प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड बार बार इस टेक्स्ट में आएगा बेटा, इस बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये टर्म सिखाई थी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अगर मैं बोलूँ क्लास में कि मेरे पास अथॉरिटी है ये डिसीजन लेने की, तो इसका क्या मतलब है? आई हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ये टर्म है जो आपको याद रखनी है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी बनना। ठीक है, ऑब्लिगेटरी हो जाना किसी के लिए काम करने के लिए। एक पर्सन के पास होती है पावर, वो दूसरे पर्सन को दे देता है काम, तो दूसरे पर्सन की बन जाती है ऑब्लिगेशन कि उसको वो काम कंप्लीट करना है। दैट मीन्स उस पर्सन की बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको ये समझना है, ये दोनों का मीनिंग तो मैंने बता दिया। ये प्रिंसिपल क्या कहता है हेनरी फ्योल का? हेनरी फ्योल ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है
ठीक है, एक तो उसने ये बोला कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन में चलनी चाहिए। साथ ही साथ उसने ये बोला अगर मैं किसी पर्सन को अथॉरिटी देती हूँ या किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने एक पर्सन को कोई भी काम करने की अथॉरिटी दे दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे सपोज करो मेरा एक जूनियर था, मैंने उसको बोला कि तुमने ये वाले स्टोर रूम में से ये सामान लेकर आना है और तुमने सुबह आते ही काम शुरू कर देना है 9 बजे। इसका मतलब मैंने उसको जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बट अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन को बोला कि तुमने 9 बजे आकर सुबह ये टूल निकालना है स्टोर रूम से और काम शुरू कर देना है। सपोज करो वो पर्सन काम शुरू करता है, उसे लगता है कि मुझे ये टूल तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा, मुझे एक और टूल चाहिए इस काम को करने के लिए। बट अब वो पर्सन आराम से बैठा हुआ है। क्यों बैठा है? क्योंकि मैंने तो उसको जिम्मेदारी दी थी, एक उसने काम किया, बट उसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी किस चीज़ की? कि अगर तुझे भाई ज़रूरत पड़ी तो तू दोबारा जा सकता है स्टोर रूम में और जो तुझे कोई भी टूल चाहिए जो यूज़फुल है तेरे लिए वो तू यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स कि जब भी मैं किसी को काम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, तो उसको लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी ज़रूर देनी है। लिटिल बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी अथॉरिटी दे दी तो वो तो फिर सुपरवाइजर बन जाएगा। मैंने उस पर्सन को सुपरवाइजर नहीं बनाना, मैंने उसको लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमांड देना का मतलब होता है, जैसे आपने आर्मी में सुना होगा कि कमांड दी जाती है अपने जो हमारे नीचे ऑफिसर्स देते हैं अपने जूनियर्स को, कमांड करते हैं कि आपने ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टर्म यूज की है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? यूनिटी होता है वन, सिंगल। तो जब भी कमांड आनी है तो सिंगल साइड से आनी है। इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करो आपको कोई बिजनेस स्टडीज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आज मैंने आपको बोला आपने ये चैप्टर करके आना है। कल को कोई और टीचर बिजनेस स्टडीज का भी आ रहा है, वो आपको बोल रहा है आपने दूसरा चैप्टर करके आना है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं मिल रही। इसका मतलब एक तरफ से कमांड नहीं आ रही है आपकी तरफ आ रही है दो तरफ से कमांड। तो दैट मीन्स आप लोगों के लिए क्या वो सिचुएशन हो जाएगी? कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाएगी। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। इसका मतलब देयर शुड बी वन हेड फॉर वन सबॉर्डिनेट। इसका मतलब एक पर्सन अगर कोई काम कर रहा है उसको एक ही बॉस की तरफ से ऑर्डर आने चाहिए। एक से ज्यादा बॉसेस होंगे तो उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी वो हैंडल करनी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये बिल्कुल सिमिलर है दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपने क्या याद रखना है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखो, अगर यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक काम को करने का एक पर्सन को एक ही तरफ से ऑर्डर आने चाहिए, मतलब वन हेड फॉर वन सबऑर्डिनेट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी वन हेड फॉर वन टाइप ऑफ गोल। आई एम नॉट सेइंग वन सबऑर्डिनेट, आई एम सेइंग फॉर वन टाइप ऑफ गोल। बड़े ध्यान से सुनना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे सपोज करो बेटा एक ग्राउंड में मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है। एक कोच है, उसने सबका एम क्या होता है? एक टीम का एम है कि हमने गोल करना है और हमने अपनी पॉइंट्स बनाने हैं, हमने जीतना है। तो एक कोच है वो अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बोल रहा है कि तुमने इस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा एम है, इस वे में तुमने ये टारगेट सेट कर दिया उसने, ठीक है। सपोज करो अब एक और पर्सन आ रहा है, वो दूसरी तरह से उनको बता रहा है कि आपने इस तरह से गोल करना है और इस तरह से अचीवमेंट होगी हमारे गोल की। नहीं, इस टाइम पर क्या हो रहा है कि गोल सबका एक ही है कि टीम को जिताना है, बट उनके हेड कौन है? दो हेड है उनके ऊपर। एक कोच कुछ बोल रहा है और दूसरा कोच कुछ बोल रहा है। तो दैट मीन्स इस सिचुएशन के अंदर भी आधे प्लेयर इस तरफ होंगे, आधे प्लेयर दूसरी तरफ हो जाएंगे और जो गोल करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा स्पॉइल हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोबारा से फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है किसी को गाइडलाइंस देनी, तो गाइडलाइंस जब देनी है तो वो एक तरफ से ही आनी चाहिए। देयर शुड बी वन हेड फॉर वन टाइप ऑफ गोल। एक तरफ का गोल है हमारा, अगर एक तरह टाइप का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है हमारा तो उसके लिए एक ही तरह का हेड होना चाहिए, ठीक है। जो यूनिटी ऑफ कमांड था इससे पहले वाला, वो ये कहता था कि वन सबॉर्डिनेट, एक पर्सन के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है एक टाइप ऑफ गोल के लिए एक ही हेड होना चाहिए,
ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एज द नेम सजेस्ट, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी कहीं ना कहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहते हैं हेनरी फ्योल की, ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी पर्सन में भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव मतलब जैसे सपोज करो आज मैनेजर है, उसके साथ उसका जो कोलीग है, मतलब जो साथी उसका मैनेजर है, वो लेट आ रहा है, तो उसने उसको कुछ नहीं बोला, वो कहता है चल कोई बात नहीं अगर तू लेट हो गया। वही अगर पीएन एक लेट आ रहा है उसी टाइम पर, तो वो उसको पनिशमेंट दे रहा है, उसकी पगार काट रहा है, उसकी सैलरी काट रहा है। तो इस केस में क्या है, इक्विटी नहीं है। देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30% मैंने पोजीशंस रखी हुई है मेल के लिए प्रमोशन के लिए, तो मुझे 30% ही फीमेल की रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि 30 और 10 की रेशो रख रही हूँ, तो दैट मीन्स इक्विटी वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई लोग स्पेशली सिमिलर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और उनको फिर हमें सिमिलर ट्रीटमेंट ही देना है, ठीक है, उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना बिल्कुल भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। देन हमारे पास है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ऑर्डर ऑफ का प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्डर होता है सीक्वेंस। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो यहाँ पे भी मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, बट दो चीज़ों की सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, एक थिंग्स की मतलब चीज़ों की और एक लोगों की। हेनरी फ्योल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। चीज़ों का भी मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, फैक्ट्री में प्रेमिसेस में टूल्स चाहिए हमें, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे लाइब्रेरी की जो बुक्स वगैरह होती हैं वो एक प्रॉपरली एक प्लेस पर हमें अरेंज मिल जाती है। हमें पता है बुक चाहिए तो लाइब्रेरी में जाना है, और लाइब्रेरी में भी प्रॉपरली सारे शेल्फ्स के ऊपर मेंशन होता है कौन से सब्जेक्ट्स की कहाँ पे बुक है। तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फॉलो हो रहा है। और प्लेसमेंट ऑफ पीपल की भी इसमें क्यों बात की गई है? सपोज करो अब वहां पर रिक्वायरमेंट है फाइनेंस मैनेजर की, हमें समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन में कि फाइनेंस मैनेजर एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे है, हमें वो मिल ही नहीं रहा है। तो देयर शुड बी प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जैसे सपोज करो अगर आप में किसी स्टूडेंट में से किसी को भी फी का कोई डाउट होता है कि हमें फीस कितनी देनी है, या फीस इस बार टाइमली दे नहीं पाएंगे, या कुछ भी ऐसी कोई क्वेरी होती है, हम आपको बोलते हैं जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाओ। इसका मतलब यू ऑल गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पीपल है। अब आपको पता है कि कोई टीचर नहीं मिल रही है, वो वाले टीचर जूनियर विंग के हैं, तो जूनियर विंग में ही मिलेंगे वो आपको। कोई सीनियर स्टाफ मेंबर है, वो सीनियर स्टाफ रूम में मिल जाएंगे आपको। दैट मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एज वेल एज पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको लास्ट प्रिंसिपल और करवाना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि हमारे पास सिंसेरिटी, ओबीडियंस, ये सब रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट मतलब सुपीरियर कुछ ऑर्डर्स देता है तो सबॉर्डिनेट को वो सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ड्रेस कोड है, टाइम लिमिट है, या कोई पंक्चुअलिटी सिस्टम है, वहां पर कुछ भी है, तो हमें वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अगर वहां पे रूल बना हुआ है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, वो हमें फॉलो करना है। तो देयर शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर वहां पे लिखा है कि वर्किंग आवर्स के ड्यूरिंग आपने मोबाइल फोन नहीं यूज करना, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब वहां पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है। अब ये बात याद रखना बेटा, 7 प्रिंसिपल्स कराए हैं, आपको ध्यान क्या चीज का रखना है कि वेन एवर यू आर डूइंग दीज प्रिंसिपल्स, आपको केस स्टडी को अच्छे से एनालाइज करना है। वहां पे 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रिंसिपल फॉलोड, फॉलो कौन सा किया हुआ है, या फिर एक क्वेश्चन दूसरे वे से आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रिंसिपल वायलेटेड, जो यहाँ पे वायलेट किया गया है। तो ये आपको चीज ध्यान से देखनी है। वायलेट के मतलब फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के केसेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। ध्यान से सुनना इसको, अगर कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन पर्सन। थैंक यू।